Hello everyone, my name is Ankit Goyal and today's topic is Biot-Savart's law. इस लॉ से हम किसी पॉइंट पर करंट कैरिंग वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा इसको निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। इसमें हम एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर लेते हैं और इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। किसी एक पॉइंट पर सपोज करिए कि P बी द पॉइंट जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड मेजर करना है। इस वायर की वजह से, इस पूरे वायर की वजह से इस P पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसको हम बायो-सेवर्ट्स लॉ से समझ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक छोटा सा एक पोर्शन ले लेंगे, एक छोटा सा सेगमेंट ले लेंगे। इस सेगमेंट को हम करंट एलिमेंट बोलते हैं। इस करंट एलिमेंट की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन के अलोंग होती है। मतलब जिस डायरेक्शन में करंट होगा, इस डायरेक्शन में हमारा करंट एलिमेंट होगा। इस करंट एलिमेंट की जो लेंथ होगी उसको हमने dl बोला है। सो dl बी द लेंथ ऑफ द करंट एलिमेंट एंड I बी द करंट फ्लोइंग इन द वायर। इस करंट एलिमेंट के सेंटर से इस पॉइंट P की बीच की डिस्टेंस हमने r बोली है। अब क्योंकि ये इस पॉइंट का पोजीशन बता रहा है तो हम इसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, आर वेक्टर। और थीटा बी द एंगल। थीटा क्या है? थीटा एंगल है किसके बीच में? करंट एलिमेंट और द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ द करंट एलिमेंट। अब इस पॉइंट P पर इस करंट एलिमेंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड को हमने dB बोला। अब ये जो करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? वो कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर ये डिपेंड करेगा? तो देखो, इस लॉ के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो करंट के प्रोपोर्शनल होगा। इट मींस जितना करंट होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। कम करंट फ्लो करेगा तो कम मैग्नेटिक फील्ड होगा, ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। सो dB इज प्रोपोर्शनल टू I। सेकेंड, इस करंट एलिमेंट की जितनी लेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही ज्यादा होगा। सो dB इज प्रोपोर्शनल टू dl। नेक्स्ट, इस पॉइंट पर जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द करंट एलिमेंट। क्योंकि ये जो लॉ है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ पर बेस्ड है। इसका मतलब कि इस करंट एलिमेंट से जितना दूर जाते जाओगे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उतना ही कम होता चला जाएगा। मतलब आप जितना इसके पास रहोगे उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा और इस एलिमेंट से जितना दूर जाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम होता चला जाएगा। और लास्ट है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड द लाइन जॉइनिंग द वेक्टर। सो dB इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अगर हम इन चारों को कंबाइन करें तो हमें क्या मिलेगा? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 and 4 we get dB is proportional to IDL sin theta upon r square। अब इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को हमने k बोला। सो dB इज इक्वल टू k IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। इस k की भी एक वैल्यू होती है, इस k की वैल्यू होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो हमारे पास dB क्या आएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर।
तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया हमारा इस करंट एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का। अब क्योंकि हमारा जो वायर था वो एक एलिमेंट नहीं था, हमारे लिए ये पूरा वायर था, इनफाइनाइट लेंथ का वायर था। तो हम क्या करेंगे, हम इस डेरिवेशन को हटाएंगे और इंटीग्रेशन लगा देंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब होता है एड अप करना, समेशन करना। तो हम क्या करेंगे, हम इस डेरिवेटिव को हटाएंगे। तो जब हम डेरिवेटिव हटाते हैं तो एक इंटीग्रेशन आता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करने के लिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी हमारे पास। टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P वो क्या होगा, B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो ये हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ गई इस पूरे वायर के लिए। अब यहां पर आप देख सकते हैं एक टर्म आ रहा है म्यू नॉट। इस म्यू नॉट का मतलब क्या होता है, इस म्यू नॉट को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी क्या होती है, एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी होती है कि कोई मीडियम मैग्नेटिक फील्ड के लिए कितना सूटेबल है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को वो कितना अपने अंदर से पास करा सकता है। तो जो मटेरियल की, अगर कोई मटेरियल जितना मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से पास कराएगा उसकी परमियाबिलिटी ज्यादा होगी, और अगर कोई मीडियम मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से पास नहीं कराएगा तो उसकी परमियाबिलिटी कम होगी। तो फ्री स्पेस के लिए जो मैग्नेटिक परमियाबिलिटी या एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी जो होती है वो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होती है। अब इसकी यूनिट क्या बनेगी, तो इसकी यूनिट को हम इस फॉर्मूले से ही ड्राइव कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूले से कैसे ड्राइव करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे पास जो K आया था वो SI सिस्टम के लिए, अगर हम SI सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो इस K की वैल्यू को हम रखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और अगर हम CJ सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो इस K की वैल्यू हो जाएगी 1। अगर हम इसको फॉर्मुलेट करें, इसका अगर हम SI यूनिट बताएं तो इसकी SI यूनिट क्या होगी, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो टेस्ला होती है, कांस्टेंट की कोई यूनिट होती नहीं तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। करंट की यूनिट हो गई एम्पियर, लेंथ की यूनिट मीटर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की कोई यूनिट होती नहीं तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। और आर क्या है, सेपरेशन है, मतलब डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की यूनिट मीटर होगी, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो मीटर स्क्वायर हो गया। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। हमें निकालना है म्यू नॉट की ऐसा यूनिट, तो म्यू नॉट की जो ऐसा यूनिट आएगी वो होगी टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो इसकी जो यूनिट बनेगी टेस्ला मीटर पर एम्पियर हो गई। अब इस पॉइंट पर हमें ये तो पता लग गया कि इस पर कितना मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इस पर किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। तो इस पॉइंट पर किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा तो हम उसको मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से मेजर कर सकते हैं। तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि अगर हम किसी वायर को होल्ड करते हैं अपने राइट हैंड से और हमारा जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन को पॉइंट करता है, तो जो फिंगर एंक्लोज है वो मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी। इसका मतलब हो गया कि सपोज करिए कि अगर करंट हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी वो कर्ल्ड फॉर्म में होगी, इसके कॉन्सेंट्रिक फॉर्म में बनेगी चारों तरफ। इसी तरीके से हम इस पॉइंट पर किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी तो हम उसको राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। तो यहां पर करंट की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड है, तो अगर हम इसको होल्ड करें तो थंब की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन हो गई
और फिंगर को जब हम एनक्लोज करते हैं तो इस लेफ्ट हैंड साइड का जो भी प्लेन आ रहा है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड है, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का जो भी प्लेन है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड है। तो इस पॉइंट पर इनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स आएगी उसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे, और कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड अगर ऑरिजिनेट होती है तो हम उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और कहीं मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होती है तो हम उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, डॉट से रिप्रेजेंट कब करेंगे, जब वहां से आउट हो रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, आउटवर्ड, और अगर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो फिर हम वहां पर क्रॉस का यूज करेंगे। तो इस तरीके से हमें इस पॉइंट पर कितना मैग्नीट्यूड होगा और किस डायरेक्शन में होगा वो हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। ये तो हो गया बायो-सेवर्ट्स लॉ से मैग्नेटिक फील्ड निकालने का एक फॉर्मूला। हम इसको वेक्टर फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में हम कैसे निकालते हैं उसको देखिए। तो वेक्टर फॉर्म में निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको वेक्टर फॉर्म में करने के लिए ये हमारे पास आ जाएगा dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर डिवाइड बाय r क्यूब। तो ये फॉर्मूला है हमारा वेक्टर फॉर्मूला। इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें ये समझ में आता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो करंट एलिमेंट और द लाइन द पोजीशन वेक्टर इनके परपेंडिकुलर होता है। सो द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ द करंट एलिमेंट and the position vector. Okay, thank you.